तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर। तो देखें, जो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है ये जनरल इंग्लिश है या इंग्लिश वोकेबुलरी से समझ लें कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड वी मस्ट, इसके बाद ब्लैंक है, देन हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिजेबल्ड पीपल। तो बताना यहाँ पे क्या आएगा, रेंडर, डोनेट, एक्सर्ट या कंट्रीब्यूट। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि वी मस्ट रेंडर हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, यानी कि हमें बेघर एवं शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की मदद करनी चाहिए। तो रेंडर जो है इसका मतलब होता है देना या प्रदान करना, तो यहाँ पे रेंडर सही वर्ड होगा। डोनेट की अगर हम बात करें तो डोनेट होता है दान करना, यानी कि आमतौर पर इसका आशय होता है कि पैसे या सामान देने से होता है। हालांकि दान करना मदद करने से संबंधित हो सकता है, लेकिन इस वाक्य के लिए यहाँ पे डोनेट वर्ड उपयुक्त नहीं होगा। एक्सर्ट का मतलब होता है प्रयास करना, और कंट्रीब्यूट यानी कि योगदान देना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। और योगदान जो है दान के जैसा होता है, लेकिन यह एक बड़े समूह के प्रयास को दर्शाता है, कंट्रीब्यूट। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो रेंडर हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न है कि गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे 4 मतलब जम्बल्ड ऑर्ड सेंटेंस हैं, यानी कि इनके क्रम आगे पीछे कर दिए गए हैं, इनको करेक्ट ऑर्डर में सेट करना है। तो पहला देखें, पहला है कि हाउएवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर। और बी है कि दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन 2 वेज। और सी है कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर्स ऑफ inhabitants of a country। और डी है कि फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर एंड सेकेंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज। तो देखेंगे यहाँ पे जो पहला ए है, ये कहता है कि हाउएवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर, यानी कि हालांकि जनसंख्या वृद्धि की दर भी एक अन्य विचारणीय महत्वपूर्ण कारक है। तो ऐसे संदर्भ में अगर विकल्प सी को देखें तो विकल्प सी जो है ये कह रहा है कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, यानी कि किसी भी देश, यानी कि जनसंख्या वृद्धि से हमारा जो आशय है या तात्पर्य है किसी भी देश के निवासियों की संख्या में परिवर्तन से है। और इसके बाद फिर क्या आएगा, बी आएगा कि दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज, यानी कि इस परिवर्तन को हम 2 तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं या किया जा सकता है, जो कि निवासियों की संख्या में परिवर्तन से संबंधित है। तो पहले सी आएगा, उसके बाद बी आएगा। फिर आगे देखें तो आगे में डी फर्स्ट आ जाएगा नंबर 3 पे कि फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर एंड सेकेंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज, यानी कि प्रथम पूर्ण संख्या के संदर्भ में और दूसरा प्रतिशत परिवर्तन के संदर्भ में, ठीक है। तो और लास्ट में ए आ जाएगा कि हाउएवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर, हालांकि जनसंख्या वृद्धि की दर भी एक अन्य विचारणीय महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बी, डी, ए। तो नंबर 3 जो है सही विकल्प हो जाएगा सी, बी, डी, ए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट नंबर 3 है कि सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी कि दिए गए वाक्य के पैसिव फॉर्म का चयन करना है। द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। तो इसमें क्या रूल्स है, क्योंकि जो वर्ड है ये प्रेजेंट टेंस का है, कि द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग, यानी कि प्रबंधक काम को लंबित रखता है, रोक के रखता है। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा कि द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर। द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर, ठीक है। और नेक्स्ट है नंबर 4, सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड।
यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है ऑब्लिगेटरी का। मैंडेटरी, रेकलेस, यूजलेस या एग्रेसिव। तो ऑब्लिगेटरी की अगर हम बात करें तो ऑब्लिगेटरी मीन्स रिक्वायर्ड बाय लीगल, मोरल और अदर रूल, मतलब कंपलसरी हो, जो कि उसे ऑब्लिगेटरी कहा जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो नंबर 1 हो जाएगा, मैंडेटरी। मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य। तो ऑब्लिगेटरी मतलब जो अगर शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो अनिवार्य होता है, यानी कि जो कानूनी या नैतिक या अन्य नियम के द्वारा अपेक्षित हो, बाई लॉ के द्वारा अगर हो तो मैंडेटरी हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे जो इसका सिनोनिम्स है वो मैंडेटरी हो जाएगा, अनिवार्य। और ये मैंडेटरी है असल में रिक्वायर्ड बाय लॉ और रूल्स, इसका मतलब अदर वर्ड कंपलसरी भी कहा जा सकता है। रेकलेस की अगर हम बात करें तो रेकलेस लापरवाह को कहा जाता है कि हेडलेस ऑफ डेंजर और कंसिक्वेंस जब वहाँ पे हो तो रेकलेस होता है, यानी कि किसी भी खतरे या अपने कामों के परिणामों के प्रति परवाह न करने वाले को रेकलेस कहा जाता है। यूजलेस, बेकार, मीन्स सर्विंग नो पर्पज और नो नीड, कॉल्ड यूजलेस। और एग्रेसिव की अगर हम बात करें तो दिस वर्ड मीन्स रेडी और लाइकली टू अटैक और कन्फ्रंट, यानी कि आक्रमण या सामना करने के लिए तैयार रहना एग्रेसिव कहलाता है, आक्रामक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, मैंडेटरी। आगे देखेंगे 5वां नंबर की तरफ। 5वां नंबर प्रश्न है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि उस शब्द का चयन करें जिसका अर्थ कुछ ऐसा मतलब वैसा ही हो। समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, यानी कि कुछ ऐसा जो सुना ना जा सके, या कुछ ऐसा जो सुना नहीं जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? इनफेलिबल, ऑडिबल, इनऑडिबल या इरिवोकेबल। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा या नंबर 3 हो जाएगा, इनऑडिबल, यानी कि अश्रव्य जिसे हिंदी में कहते हैं, कि अनेबल टू हियर्ड या इम्पॉसिबल टू हियर कॉल्ड इनऑडिबल। जबकि इनफेलिबल की अगर हम बात करें तो इनफेलिबल मतलब अचूक होता है, कि यानी कि गलती होने या करने में असमर्थ, यानी कि इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक और बीइंग रॉन्ग कॉल्ड इनफेलिबल। और ऑडिबल की बात करें तो श्रव्य कि एबल टू हियर, और इनऑडिबल यानी कि अनेबल टू हियर। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा। और इरिवोकेबल की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है अपरिवर्तनीय, नॉट एबल टू बी चेंज्ड, रिजर्व्ड और रिकवर्ड, फाइनली कॉल्ड इरिवोकेबल, अपरिवर्तनीय, यानी जिसे बदला नहीं जा सकता, इरिवोकेबल कहा जाता है। अब देखते हैं 6वां नंबर प्रश्न। 6वां नंबर प्रश्न, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि दिए हुए जो मुहावरे हैं इनका बिल्कुल उपयुक्त मीनिंग बताना है। टू टेक फ्रेंच लीव, यानी कि फ्रांसीसी छुट्टी लेने जो मुहावरा है उसका मतलब बताना है आपको। वेलकम टू द होस्ट, एक्नॉलेज द होस्ट, या लिव विथ रिटन परमिशन, या लिव विदाउट एनी इंटीमेशन। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा कि लिव विदाउट एनी इंटीमेशन, यानी कि फ्रांसीसी छुट्टी लेना एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है कि बिना किसी सूचना अनुमति के चले जाना, कॉल्ड टू टेक फ्रेंच लीव, यानी कि लिव विदाउट एनी इंटीमेशन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की तरफ। 7वां नंबर प्रश्न है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ए सॉन्ग संग एट बरियल, यानी कि दफनाने पर गाया जाने वाला गीत, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे असल में डिरगे कहा जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, डिरगे। सोनेट की बात करें तो एक सोनेट जो है असल में कि 14 लाइन वाली पंक्तियों वाली कविता होती है, जिसमें एक विशिष्ट तुकांत योजना और एक डायमीटर होता है, उसके तहत जो कविता लिखी जाती है उसे सोनेट कहा जाता है। और तो यहाँ पे ए संग सॉन्ग एट द बरियल दीर्घे को कहा जाता है, सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। और हायन की अगर हम बात करें तो हायन भजन को कहा जाता है कि इस वजह किसी देवता की स्तुति का धार्मिक गीत या कविता जो है हायन कहलाता है, यानी कि रिलीजियस सॉन्ग और पोएम ऑफ प्रेज टू गॉड और ए गॉड कॉल्ड हायन।
और नेक्स्ट है बैलेड। बैलेड यानी इसे क्या बोलते हैं, गाथा गीत कहा जाता है बैलेड को, कि छोटी छोटी पंक्तियों में कहानी कहने वाली कविता या गीत गाथा गीत या बैलेड कहलाती है। ठीक है। और नेक्स्ट है 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर है कि सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ए हार्ड नट टू क्रैक। तो एक हार्ड नट मतलब क्या होगा इसका, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा, कि एक ऐसा जिसे तोड़ना मुश्किल हो, यानी कि कठिन समस्या हो। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, या 2 नंबर। ठीक है। आगे देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। हैंडल द ग्लास टेबल विथ केयर बिकॉज इट इज ब्लैंक। फ्रूगल, डक्टाइल, फ्रेजाइल या वोलाटाइल। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो कांच के मेज हैं उसकी बात कर रहा है, तो कांच की मेज को सावधानी से पकड़ना चाहिए क्योंकि आसानी से टूट जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा, फ्रेजाइल। हैंडल दिस ग्लास टेबल विथ केयर बिकॉज इट इज फ्रेजाइल। फ्रेजाइल होता है मतलब नाजुक होता है, और तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा। और फ्रूगल की अगर हम बात करें तो फ्रूगल होता है मितव्ययी, मीन्स इकोनॉमिकल और केयरफुल विथ रिसोर्स विच डज नॉट अप्लाई टू द ग्लास टेबल, इसलिए यहाँ पे ये नहीं होगा। और डक्टाइल की बात करें तो डक्टाइल मतलब किसी चीज़ को खींचना, तन्यता, ये होता है। मतलब रेफर टू ए मटेरियल्स एबिलिटी टू बी ड्रॉन इनटू ए थिन वायर, मतलब जिस चीज़ को हम किसी पतले चीज़ में खींच सकें, तन्यता कहलाता है या डक्टाइल कहलाता है। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। ठीक है। और वोलाटाइल की बात करें तो वोलाटाइल मतलब परिवर्तनशील होना, मतलब कि किसी भी तेजी और अप्रत्याशित रूप से बदलने की संभावना। आमतौर पर जब भावनाओं के संदर्भ में या स्थितियों के संदर्भ में वोलाटाइल का प्रयोग किया जाता है, कि जैसे सडनली मतलब हंसते हंसते रो पड़ा, तो वहाँ पे बोलेंगे वोलाटाइल। ठीक है। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, फ्रेजाइल। और अगला है 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। नंबर 1 है बॉकेटे। तो बकेट होता है, यानी कि BOUQUET, बकेट, गुलदस्ता। तो पहला गलत है। नंबर 2 ह्यूमिलिएशन। तो यहाँ पे इसका स्पेलिंग गलत लिखा है, HUMILITION, ह्यूमिलिएशन यानी अपमान, तो ये भी गलत है। सार्कास्म की अगर हम बात करें तो सार्कास्म यानी कि व्यंग, कटाक्ष, सही है ये। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा। और रेटालिटाइड की अगर हम बात करें तो रेटालिटाइड जो है इसका मतलब प्रतिकार होता है, किसी से मेक एन अटैक इन रिटर्न फॉर ए सिमिलर अटैक, यानी कि सामने वाला जैसा करे उसका वैसा ही जवाब, मतलब वैसा ही करना, प्रतिकार इसका हिंदी मतलब होता है रेटालिएट का। तो इसका सही स्पेलिंग है RETALIATE, रेटालिएट, प्रतिकार। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो नंबर 3 है, कि जो सरकास्म है इसका स्पेलिंग सही है, बाकी सभी गलत है। ठीक है। आगे देखें 11वां नंबर। 11वां नंबर है कि सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्विसेंट लिखा है। तो क्विसेंट असल में एक क्या बोलते हैं, बायोलॉजी का टर्म्स है। इसका मतलब होता है ए स्टेट और पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी और डॉर्मेंसी, यानी कि निष्क्रियता या सुप्तावस्था का जो एक फॉर्म होता है उसे क्विसेंट कहा जाता है। तो इसका जो विलोम है या एंटोनिम है वो एक्टिव हो जाएगा। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 या डी हो जाएगा, एक्टिव। और पीसफुल मतलब शांति, और एक्टिव मतलब जो सक्रिय हो उसे कहा जाता है। और डिजेक्टेड की अगर हम बात करें तो किसी चीज़ से निराश या दुखी होना डिजेक्टेड कहलाता है। और अगला 12वां नंबर देखेंगे प्रश्न। 12वां नंबर है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एग्जिबिट, एक्सटेरैक्ट, एग्जॉस्ट या एग्जाइल। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है पहला सत्य है, नंबर 1 एग्जिबिट, यानी कि एग्जिबिट, EXHIBIT, एग्जिबिट सही है। मतलब दिखाना या प्रदर्शित करना होता है, डिस्प्ले और शो समथिंग कॉल्ड एग्जिबिट।
और नंबर 2 है एक्सट्रैक्ट, तो इसका जो सही स्पेलिंग है वो है EXTRACT, एक्सट्रैक्ट, यानी कि टू पुल आउट और रिमूव समथिंग, यानी किसी चीज़ को बाहर निकालना या हटाना, कॉल्ड एक्सट्रैक्ट। और नंबर 3 है एग्जॉस्ट, ये भी गलत है, इसका स्पेलिंग है EXHAUST, एग्जॉस्ट यानी निकास। एक्सेल, इसका स्पेलिंग गलत है, इसका है EXHALE, एक्सेल यानी कि ब्रीथ आउट, यानी कि सांस बाहर छोड़ना, कॉल्ड एक्सेल। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 है एग्जिबिट, सिर्फ इसका स्पेलिंग सही है, ये करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है। ठीक है, अब अगला देखेंगे 13वां नंबर प्रश्न। 13वां नंबर प्रश्न है कि सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्सोडस। तो एक्सोडस का अगर हम बात करें तो एक्सोडस मतलब होता है लोगों का सामूहिक रूप से प्रस्थान करने को एक्सोडस कहा जाता है, या निर्गमन या पलायन भी कहते हैं इसको। तो इसका क्या होगा विलोम या एंटोनिम? तो इसका होगा अराइवल, पहुंचना। ठीक है, डिपार्चर, तो ये मतलब प्रस्थान का पर्यायवाची है, प्रस्थान डिपार्चर माने होता है। रिफंड, तो ये धन वापसी के संबंध में है। और एग्जिट मतलब निकलने से है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा कि एक्सोडस का जो एंटोनिम है वो अराइवल होगा। और नेक्स्ट है 14वां नंबर प्रश्न कि द मेजर कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गोल्ड मेडल इज। जो आधुनिक ओलंपिक गोल्ड मेडल मिलता है, इसका सबसे या जो सबसे ज़्यादा जो घटक है इसमें क्या पाया जाता है गोल्ड मेडल में? कॉपर, गोल्ड, ब्रॉन्ज या सिल्वर। तो गोल्ड मेडल में जो ओलंपिक गोल्ड मेडल मिलता है असल में उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा जो है सिल्वर का होता है, जो कि लगभग 92.5% सिल्वर होता है। और इस पर न्यूनतम 6 ग्राम शुद्ध सोना चढ़ाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है तो इसके अनुसार ऐसा बताया गया है कि वर्ष 1912 का स्टॉकहोम जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था उसमें ही मतलब वहाँ तक 1912 तक शुद्ध सोने के मेडल प्रदान किए गए थे। उसके बाद अब जो है इनमें ऐसा नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा जो मेजर कंपोनेंट है वो सिल्वर है, चांदी है। तो सही विकल्प नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, और 15 है कि प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज ए फीचर ऑफ ए खालिस्तान इकोनॉमी, यानी कि उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व में होना किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिक्स्ड है, सोशलिस्ट है, डॉल है या कैपिटलिस्ट है? तो ये कैपिटलिस्ट है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसमें क्या है, इसकी विशेषता ये होती है कि जो उत्पादन के जो भी साधन है, जैसे कारखाने हो गए, भूमियों संसाधन है, तो इनका जो स्वामित्व है ये निजी लोगों के पास होता है। और इस प्रणाली में जो व्यक्ति होते हैं ये निजी व्यवसाय एवं परिसंपत्तियों के मालिक होते हैं और उनको नियंत्रित करते हैं और लाभ के लिए इन संसाधनों का संचालन करते हैं। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाता है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि जेरोप्थैल्मिया इज काज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। जेरोप्थैल्मिया की बीमारी है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो जेरोप्थैल्मिया जो बीमारी है असल में है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसमें क्या होता है, आँख की बीमारी है जिसमें आँख जो है सूखी हो जाती है और जिससे हमारा कार्निया जो है ये इसको नुकसान पहुंचता है और अंततः आदमी अंधा हो जाता है। और ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है जेरोप्थैल्मिया। तो इसमें क्या है, ये जो असल में जो विटामिन ए होते हैं, तो विटामिन ए जो है ये रोडोप्सिन का उत्पादन करते हैं जिससे हमें देखने में मदद मिलती है। और ये जो जेरोप्थैल्मिया बीमारी है ये विकासशील देशों में आज भी एक बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा कि विटामिन ए जो है ये जेरोप्थैल्मिया के लिए मुख्य कारण है। ठीक है, अब 17वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 17वां नंबर प्रश्न है कि एशियाज लार्जेस्ट होलसेल स्पाइस मार्केट इज लोकेटेड इन, यानी एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? दिल्ली में है ये। तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है ये। और दिल्ली के खाड़ी बावली क्षेत्र में स्थित है ये। ठीक है, और 18वां प्रश्न है कि द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लोरिश्ड अलोंग द रिवर। जो भारत में
वैदिक सभ्यता रही है उनसे संबंधित इनमें से कौन सी नदी है? नर्मदा, सरस्वती, ताप्ती, गोदावरी। नर्मदा नदी का संबंध हड़प्पा सभ्यता से नहीं है और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद आता है सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी का जो संबंध है वैदिक सभ्यता से है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी या नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, सरस्वती नदी। ताप्ती नदी की बात करें तो यह भी मध्य प्रदेश से निकलती है। गोदावरी नदी का संबंध भी वैदिक सभ्यता से नहीं है, तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। और अगला 19वां प्रश्न देखेंगे। 19वां प्रश्न है कि द बिरजा टेम्पल, द राजा रानी टेम्पल एंड द समलेश्वरी टेम्पल आर लोकेटेड इन। ये जो सभी मंदिर हैं असल में ओडिशा में स्थित हैं। ये जो बिरजा मंदिर है जो बिरजा माता मंदिर है, असल में यह माँ दुर्गा का एक रूप है और उस आधार पर ये जो मंदिर है ये ओडिशा के जाजपुर में स्थित है। जबकि राजा रानी मंदिर की अगर हम बात करें तो यह 11वीं सदी में निर्मित एक मंदिर है जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। समलेश्वरी मंदिर की बात करें तो यह ओडिशा के संबलपुर में स्थित है। तो जो तीनों मंदिर हैं ये ओडिशा में है, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा। और अगला है 20वां नंबर प्रश्न कि इन द 4th सेंचुरी BCE यानी कि ईसा पूर्व 4वीं सदी में द कैपिटल ऑफ मगध वाज शिफ्टेड टू। मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या पानीपत। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। तो मगध साम्राज्य जिसको सबसे पहले हर्यक वंश का शाहजहाँ पे शासक था, तो हर्यक वंश में अजात शत्रु के पुत्र उदयन के द्वारा, उदयन का दूसरा नाम उदयभद्र भी कहीं कहीं मतलब उदयभद्र भी के नाम से भी जाना जाता है, तो उनके द्वारा राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया था मगध साम्राज्य की राजधानी को। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अगला है 21वां नंबर द 14th दलाई लामा रिसाइड्स इन, यानी कि 14वें दलाई लामा कहाँ रहते हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। शिलोंग, कालिम्पोंग, गंगटोक या धर्मशाला। तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं, सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 22वां नंबर प्रश्न। 22वां नंबर प्रश्न है कि द हर्ष चरित्रा इज ए बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना एंड द रूलर ऑफ कन्नौज कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हिज कोर्ट पोएट। हर्षचरित जो कि हर्षवर्धन की जीवनी है, जो कि कन्नौज के शासक थे। तो हर्षचरित की रचना किसने की थी? जो कि उनके दरबारी कवि थे, बाणभट्ट थे। तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। कंबन दक्षिण भारतीय कवि हैं और दांडिन ये गुप्त मतलब प्राचीन भारत के हैं, और जिनसेन सूरी। तो इनमें से जो बाणभट्ट हैं या बाणभट्ट हैं, इन्होंने हर्षचरित की रचना की। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और 23वां है कि प्लेनेटरी साइंटिस्ट कॉल द थिन गैसियस एनवेलप अराउंड द मून एज द लूनार एंडोस्फीयर, लूनार स्ट्रेटोस्फीयर या लूनार एक्सोस्फीयर या लूनार थर्मोस्फीयर। यानी कि जो ग्रह वैज्ञानिक होते हैं ये जो चंद्रमा के चारों ओर जो गैसीय आवरण जो पतला फैला हुआ है उसको क्या कहते हैं? तो इसको लूनार एक्सोस्फीयर मतलब लूनार एक्सोस्फीयर कहा जाता है या चंद्र बहिर्मंडल कहा जाता है। तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, लूनार एक्सोस्फीयर यानी कि चंद्र बहिर्मंडल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो गैस कण है इनका घनत्व है बहुत कम होता है, जो लगातार अंतरिक्ष में पलायन करते रहते हैं। ठीक है, और आगे देखेंगे अगला 24वां नंबर प्रश्न है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव का रोकथाम करता है? तो यह अनुच्छेद 15 है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा, आर्टिकल 15। और हमारा 25वां और अंतिम प्रश्न है कि इन बायोलॉजिकल टर्म्स यानी कि जैव विज्ञान या जीव विज्ञान के भाषा में खालिस्तान इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स एंड अदर इज अनअफेक्टेड। यानी कि
जीव विज्ञानी टर्म्स में दो जीवों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें एक को तो लाभ होता है, दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे क्या कहते हैं? पैरासिटिज्म या कॉमेंसलिज्म या एमेंसलिज्म या म्यूटलिज्म? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर बी हो जाएगा, या 2 हो जाएगा, कॉमेंसलिज्म। इस व्यवस्था को कॉमेंसलिज्म कहा जाता है या सहभोजिता, जिसमें एक जीव दूसरे से लाभ प्राप्त करता है और दूसरे जीव को कोई नुकसान नहीं होता, सहभोजिता कहलाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी आप तैयार करते रहें और बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार, जय हिंद।